हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो यूएई के अंदर पहला मंदिर खुल रहा है, जो 14 फरवरी को उसकी इनॉग्रेशन होगी। एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले वहां पे कोई मंदिर नहीं था। अरब कंट्रीज में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन अब हमें ये कॉन्क्रीट होती हुई, बल्कि अब उसकी इनॉग्रेशन अगर आ गई है तो इसका मतलब है वो सारा कुछ बन चुका है, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ MQ9 बहुत बड़ा एक ड्रोन डील थी इंडिया और अमेरिका के दरमियान। थी क्या, बल्कि है इनफैक्ट। उस हवाले से खबरें चल रही थी कि जी वो डील कैंसिल हुई। मैंने रात वाले शो में भी आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल स्टोरी है क्या। $3 बिलियन है और कहा गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये पन्नू की वजह से ये डील कैंसिल हो रही है। मैंने कहा बड़ी बात है कि अगर पन्नू की सर की कीमत $3 बिलियन से भी ज्यादा है तो कमाल है वैसे, बाय द वे। खैर एनीवे, दोनों मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, फ़खर रागलई आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी फ़खर रागले कहते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शुरू करते हैं ये मंदिर वाली उससे, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। वैसे तो ये इस पे काम चल रहा था, बन रहा था मंदिर, और उन्होंने जो यूएई की हुकूमत है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जमीन दी। और बड़ा एक, मैंने जो पिक्चर्स देखी, बड़ी जबरदस्त किस्म के मंदिर वहां पे बना है उन्होंने, बल्कि 7 उसके मीनार बनवाए हैं कि जी 7 स्टेट्स हैं हमारे, तो उस हिसाब से इसका डिजाइन किया गया। क्या कहेंगे, 14 को इनॉग्रेशन है और मोदी जी, शेख जैद साहब अभी आए थे एक डेढ़ माह पहले, और अभी मोदी जी इस महीने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इसका सारा श्रेय जो यूएई की जो सुल्तान कह लें या जो उनके जो शासक है, रूलर्स है, उनको जाता है। ये शो करता है कि अरब्स आर सो प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। और वो एम्ब्रेसिंग हैं, वो दुनिया के साथ कदम से कदम चला के चलना चाहते हैं। आज ही यूएई ने ये भी अनाउंस किया है कि जो कोई भी इंडिया का यूएई का एमिरेट से बुकिंग कराएगा उसको यूएई में ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। आप यूएई के प्लेन पकड़िए और ऑन अराइवल आपको एमिरेट से कराना होगा, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन और है कि आपके पास और किसी देश का, यूएस हो गया, यूके हो गया, इसका आपके पास वीजा हो या रेजिडेंसी परमिट हो तो आपको ऑन अराइवल है। जैसे मेरे पास था तो फिर आप दुबई उतरे और सीधा अंदर चले जाए। बिल्कुल ठीक। वो जोड़ रहे हैं इंडिया से। आप यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, वो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। एक अरब और एक इंडियन हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन है, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है ना। उनके आपस के घर में उनका जो पर्सनल मैटर है वो ऐसे दुनिया को या भगवान को कैसे देखते हैं, या हम दोनों का अलग अलग मैटर है, ठीक है ना। क्या बात है, लेकिन उसकी वजह से वो रिश्तों को खराब नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगा मोहम्मद बिन जायद साहब को। मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ। इज अ विजनरी लीडर, एक बहुत ही अच्छे शासक है। दुबई को आपने देखा, आज से 50 साल पहले दुबई तो आपसे बल्कि पीआईए की लीज फ्लाइट्स लेकर के उन्होंने बना दिया एमिरेट्स, और आपकी पीआईए आज कहाँ है उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो जमीन से प्यार करते थे। आपको अपनी चीजों से प्यार ही नहीं था। आपने कहा ठीक है भाई, सबका। तो मैं बहुत बड़ा हूं, इसका श्रेय पूरा मोदी जी को नहीं जाता। इसका श्रेय यूएई के शासक और यूएई के लोगों को जाता है, उन अरब भाई बहनों को जाता है जिन्होंने कहा कि आप हमारी धरती पे आइए, वो बनाइए। ये शो करता है वो कहां चले जा चुके हैं। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द ह्यूमैनिटी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सिनेगॉग, जहां जाना है जाइए। इंसान हम सब है, भगवान से हमारा नाता पर्सनल है, दैट्स इट। और इसका क्या कहा जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा चेंज हम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, शेख ज़ायद अल नहयान साहब, दोनों विजनरी लीडर है, इसीलिए उनकी कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ उनके रिलेशंस पहले भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गए। मतलब शायद कभी किसी ने ना सोचा हो कि यार यूएई के अंदर हमारे लिए मंदिर बनेगा। बेशक
जितने लोग वहां पे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है हिंदुस्तान के लोग, और हिंदू मजहब को मानने वाली एक लार्ज पॉपुलेशन वहां पे आबाद है यूएई में। जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए दुबई में तो बहुत पहले से था। दुबई में जो टेम्पल है वो आज का नहीं है। देखिए ये बना है आपका अबू धाबी में, ठीक है बिल्कुल, ना। अबू धाबी में, अबू धाबी। दुबई वाला 2022 में ही बन गया था, ठीक जी है ना। ये दूसरा है अबू धाबी जी, में, को इसको समझना पड़ेगा। तो राइट। जो दुबई वाला था उसको 5 अक्टूबर 2022 को ओपन किया गया था, ठीक है ना। उसमें राइट। दुबई के जो शेख लोग थे और वो लोग गए थे और उन्होंने बकायदा जो है वो ऑफर किया था अपना जो भी उनका रिचुअल है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक अरबिक सिविलाइजेशन है और एक इंडियन सिविलाइजेशन है। अरब कोई 1000, 1200, 1400 साल पहले के लोग नहीं है, ये उसके पहले बिल्कुल, के भी। बहुत पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के साथ हमारी ट्रेड हजारों हजार साल पहले से थी। वो बिल्कुल। हमारे यहाँ आते रहे, हम उनके यहाँ जाते रहे। इंडिया में हम्म। पहली मस्जिद बन गई थी जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, उसी समय में, क्योंकि वो जो केरल के किंग थे, चूंकि ट्रेडर्स तो आते जाते थे, तभी बना बिल्कुल, दिया था, ठीक है एग्जैक्टली। ना। तो उसके लिए किसी तलवार की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमारी तो मान्यता ही ऐसी है। हम तो सबको भाई मानते हैं कि आपका जो बिलीफ है वो सही है, किसी को गलत होने का जरूरत ही नहीं है। तो अरब्स हमको समझते हैं, अरब से हमारे हजारों साल के वो हैं, उनका कल्चर में हमारी कल्चर की झलक मिलती है। उनका हमारा रिश्ता कोई मतलब सिर्फ मजहब का ही नहीं है, हमारा उनका जैसे कह लीजिए सकाफत का है, हमारा उनका बिजनेस का है, ट्रेड का है। जब से मानवता है तब से भाई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी, वो भी अपने आप में बहुत भारी सिविलाइजेशन थी। इजिप्शियन बिल्कुल। सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये लोग सिविलाइजेशनल वर्ल्ड के लोग हैं, इनको अपनी हिस्ट्री का पता है। ये उससे एकदम जिसे कह लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्टेड हिस्ट्री में नहीं रहते। अगर अरब अपनी हिस्ट्री से कॉन्फ्लिक्ट में होते, देखिए इस्लाम पहले अरबों के हाथ से सरका तो तुर्कों ने ले लिया, उनसे छीन लिया। फिर बिल्कुल। तुर्कों से वो मूर्खों के हाथ में चला गया। तो अरबों ने इस्लाम और अपनी नेशन के बीच में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आने दी। वो कहते हैं वी आर अरब, हमारा जो रिलीजन नेशन वो इस्लाम है। मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो अरब है वो और किसी रिलीजन का हो ही नहीं सकता और वो हमसे किसी तरीके से कमतर है, ठीक है ना। वो जी। सारे अरबी नेशंस को या अपनी अरब हिस्ट्री को बहुत प्राउड से देखते हैं। ये सिर्फ हमारे जो लोग हैं वो अब मुस्लिम बन गए तो वो कहते हैं हम इंडियन नहीं है। अगर वो अरबों से ही सीख ले लें कि उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया, यूनाइटेड मुस्लिम एमिरेट्स तो नहीं बना दिया बाबा। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि दे आर सिविलाइजेशनल पीपल। और मैं तो वैसे ही मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहूंगा, मोहम्मद बिन सलमान साहब और मोहम्मद बिन जायद साहब, हिज एक्सीलेंसीज, ये दोनों अपना नाम इतिहास में लिखा के जाएंगे। मोहम्मद बिन जायद साहब तो फिर भी ओल्ड हो चुके हैं। मोहम्मद बिल्कुल, बिन सलमान साहब के पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बिकॉज आई थिंक द बिल्कुल मैन यंग लीडर्स में से हैं। बहुत यंग है, वो इज नॉट इवन 40, ठीक है ना। या बिल्कुल सही। तो और जो वो झलक दिखला रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम 5 साल में यूरोप बना देंगे, तो वो झलक जो उन्होंने दिखला दी है, आई एम श्योर द मैन इज डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग एक्सेप्शनली बिग। और नो डाउट। मैं जितना बड़ा मोदी जी का फैन हूं उतना ही बड़ा मैं हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का फैन, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उनका, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं। सो गुड टू बोथ द सिविलाइजेशंस, इंडियन एज वेल एज अरब्स, एंड वी आर ब्रदर्स इन आर्म्स। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब आते हैं यूएस और इंडिया के दरमियान। लास्ट 4-5 इयर्स में बहुत ज्यादा क्लोज टाइज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेके, सैटेलाइट शेयरिंग से लेके, और डिफेंस के हवाले से, बाकी टेक्नोलॉजीज के हवाले से। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होती है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब मोदी जी गए थे तो ड्रोन वाली जो MQ-9 ड्रोन्स हैं, प्रेडेटर्स, बड़े दुनिया के जिसे कहते हैं कि जाने माने नामों में से एक है। इसके हवाले से $3 बिलियन का हमने सुना कि डील हो रही है। फिर 1-2 दिन पहले खबरें चल रही थी कि जी ये डील कैंसिल हो गई, और जी पन्नू वाला जो मसला हुआ था, और उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि आप जब तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो हम ये डील जो है ये मतलब जिसे कहते हैं मैच्योर नहीं होगी। क्या मतलब ये
कैसी कंट्रोवर्सी, वाकई अमेरिका जो है वो $3 बिलियन को छोड़कर और वो पन्नू वाली कंट्रोवर्सी जो भी थी उसको वो लेंगे। देखिए ये जो MQ-9B जो UAV है, अनमैन्ड एयर ड्रोन जिसको आप कहते हैं, एयर व्हीकल्स जो एरियल व्हीकल्स जो है, ये 3.99 बिलियन यानी $4 बिलियन की डील है, ठीक है ना, $4 बिलियन, ठीक है। और ये जो डील है इसके साथ साथ जो है 170 AGM 114R हेल्फेयर मिसाइल्स भी आएंगी, 16 हेल्फेयर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स भी आएंगी, 300 टन GBU 939B लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स भी आएंगे, मतलब और भी बहुत चीजें आएंगी, ठीक है ना, ये इनके साथ आएंगी। और जैसे ही ये र्यूमर फैलाया किसी ने, तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कल ही, और उसमें उन्होंने लिखा, मैं पढ़ देता हूं नोटिफिकेशन मेरे सामने, द स्टेट डिपार्टमेंट हैज मेड अ डिटरमिनेशन अप्रूविंग अ पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट and related equipment for an estimated cost of $3.99 billion. Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today. तो जो कांग्रेस के पास मोहर लगने के लिए जाना था वो मोहर लग गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। अब उसके बाद जो चीजें होंगी वो बदल जाएगी। देखिए, इंडिया ने अमेरिका को ये कहा, अमेरिका इंडिया से कहता है यार तुम भी डेमोक्रेसी हो, हम भी डेमोक्रेसी है, तो क्यों हम लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट रखते हैं, क्यों एक दूसरे में इतना डिस्ट्रस्ट है। इंडिया ने कहा कि जब जब हमें मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत थी आपने हमें नहीं दिया और पाकिस्तान को दे दिया। बिल्कुल ठीक है ना, हमें मिलिट्री हार्डवेयर तो रशिया ने दिया, तो हम तो आप पे भरोसा कर ही नहीं सकते। आप डेमोक्रेसी थे पर आपने डेमोक्रेसी के साथ कभी खड़ा होना उचित नहीं समझा। अब अगर अमेरिका ये बेवकूफी कर दे कि वो ये डील कैंसिल कर दे, तो ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी कहीं और से मिल जाएगी आपको, और बहुत से लोग लैप इट अप करेंगे। अमेरिका मना कर देगा तो यूरोप की कई एजेंसीज है, वो $4 बिलियन का बिजनेस, कौन $4 बिलियन भाई साहब बहुत बड़ी रकम है फकर भाई, बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है सर, बहुत ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है। तो वो कौन जाने देगा, आप नहीं दोगे तो यूरोपियंस दे देंगे, यूरोपियंस नहीं देगा तो क्या नाम है वो दे देंगे, रशियंस दे देंगे। रशियंस टर्की के ड्रोन्स बड़े जबरदस्त है, टर्किश ड्रोन बड़े बेहतरीन ड्रोन्स हैं टर्की के। हाँ टर्किश ड्रोन है, टर्किश वाले इतने एडवांस थी, उनका एक ड्रोन है, बट ये जो है ये इट्स अ वेरी वेरी एडवांस ड्रोन। MQ-9 का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है इसमें, तो कोई आपकी बात दुरुस्त। एग्जैक्टली, मान लीजिए टर्की ना दे बिकॉज टर्की वुड नॉट लाइक टू साइड लाइन पाकिस्तान, एक पॉसिबिलिटी मान लें, सही ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वो ना भी दे तो जो और मार्केट में है वो देने को तैयार बैठे हैं अच्छे डिफेंस प्रोडक्ट। तो अमेरिका को ये ड्यूटी है कि आप अगर और एलियनेट करोगे अमेरिका इंडिया को, तो भाई एलियनेट करके क्या कर लोगे। आपकी डेट में, आज की डेट में आपने रशिया के ऊपर बैन लगाया, क्या वो बैन सैंक्शन हुआ? अरे वो बैन सफल हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब, वो 2 साल से उन्होंने धुआं कर दिया यूक्रेन का। ये अलग बात है कि वो जीत नहीं पा रहे, वो तो यूक्रेनियन ने उनको दे गेव देम अ ब्लडी नोज, रशियंस के दांत तो खट्टे करते हैं, वो एक अलग बात है, एग्जैक्टली ठीक है ना। लेकिन वॉर तो आप नहीं रुकवा पाए। अभी 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले वापस से उन्होंने 2-3 शहर तबाह कर दिए थे। अब पुतिन के पास ना तो लड़ने के लिए आदमी बचे हैं और ना तो लड़ने के लिए हथियार बचे हैं। पुतिन इंडिया से हथियार मांग रहे थे कि यार उसके 2 साल पूरे हो गए, तीसरे साल में जंग दाखिल हो गई है। एग्जैक्टली तो अब आप ये जंग वंग का जमाना गया, ठीक है ना। आज की डेट में जो है वो ऐसा जंग कि आप चढ़े आए और कर लिए, वो गया। अब आपको दिख जाता है रशिया इतनी बड़ी पावर, न्यूक्लियर वेपन, और बेचारे यूक्रेनियन ने तो अपना न्यूक्लियर बम भी वो सरेंडर कर दिया था, ठीक है ना। बिल्कुल उसके बाद भी उन्होंने देख के कि खड़े हो गए वो कि आज वो देख लेते क्या है। 15 करोड़ की जो आबादी है रशियंस की, उसमें से मान लीजिए जो लड़ने वाले जो मर्द होंगे वो तो 15 करोड़ में से भी और भी कम होंगे, 2-3 करोड़ होंगे। भाई मैं तब जब मैं वहां था अल्माटी में, कजाकिस्तान में, तो जो फ्लैट मैंने बुक किया था $700 में या $600 में, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो रातों रात बढ़ के $1200 कर दिया गया। जानते कारण क्या था? क्योंकि ये जो कजाकिस्तान वाला बॉर्डर था रशिया का, वो जब पुतिन ने ड्राफ्टिंग शुरू की, क्योंकि आदमी उनके बहुत से मर गए, तो उन्होंने कहा 17 साल से ऊपर सबको पकड़ लो। तो जितने लोग थे वो भागे, और जो जहां भाग सकता था वो भागा। तो कजाकिस्तान की बॉर्डर पे लोग आके खड़े हो गए, कजाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। और जो अमीर रशियन थे उन्होंने कहा जो दाम चाहिए, जो अपार्टमेंट में जितना दाम चाहिए मुंह मांगे, उन्होंने खोल दिए पैसे का ऑफर। अब आप सोचिए,
तो बॉटम लाइन ये है कि वॉर का तो जमाना गया। तो ये लेकिन ये है कि अगर अमेरिका इंडिया को फिर से डाउटफुल कर दे कि हम तुम्हें ये वेपन नहीं देंगे, तो इंडिया कहीं और से ले लेगा और रशिया के और करीब हो जाएगा। और क्या अमेरिका इसको चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इस पन्नू दैट बिग डील कि उसके लिए वो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खराब कर दे, वो वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दे। इस पन्नू, वो पन्नू को इंडिया को चिकोटी काटने के लिए रखा हुआ है उन्होंने। जरा सा कुछ होगा तो पन्नू का एक मैटर वो उसमें डलवा देंगे, जरा डालो न्यूज़पेपर में, जरा इनको भी समझ। यही है बस, इससे ज्यादा पन्नू की तो कोई वैल्यू नहीं है। न्यूज़पेपर है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा F-16 के हवाले से, बाकी और लाजमी सी बात है जब आपके पास पैसा भी है, आप स्ट्रॉन्ग भी, इकोनॉमी भी आपकी ठीक है, और तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी डिप्लोमेसी। वो तीनों चीज़ें हैं। तो क्या अमेरिका ये गलती करेगा कि वो कहेगा कि नहीं ये वाले ड्रोन्स हम नहीं देते? हो सकते हैं मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है ये ड्रोन, अमेरिका नहीं देता, लेकिन इंडिया के लिए वो बड़ा इंटरेस्टेड रहा है कि वो देना चाहता है। तो क्या वो ये मतलब गलती अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हमने देखा सऊदी अरेबिया के साथ जब इन्होंने पंगा लिया था जो बाइडन ने, और फिर वहां जाके नीस पे मतलब जिसे कहते हैं कि जाना पड़ा मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास, तो मैं तो कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी तो उससे कई गुना बड़ी है और ज्यादा स्ट्रांग है। जी वही एग्जैक्टली। देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज, भाई बहुत चेंज हो चुका है। बहुत सी रीजनल कंट्रीज आ गई हैं जो अब जो कह लीजिए दे आर असर्टिंग देमसेल्व्स, प्लस जो उस तरीके का वर्ल्ड वॉर वाला वॉर का सीन जा चुका है। उसके बाद से दुनिया ने कई वॉर्स को देखे, उसमें आप जो है वो अब जब जनता वॉर लड़ने लग जाती है ना, तो फिर आप उस वॉर को जीत नहीं सकते, क्योंकि आप सबको तो मार नहीं दोगे। सबको आप अमेरिका चाहता तो वियतनाम जीत लेता, अमेरिका चाहता तो अफगानिस्तान जीत लेता, न्यूक्लियर बम मार देता। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम नहीं था, लेकिन नहीं मारे ना, उनको समझ में आ रहा है। वो अब रोज बम विस्फोट हो रहे, तो जितने उनके डायरेक्ट बैटल में कैजुअलिटी नहीं थी, उतनी इनडायरेक्ट बैटल में कैजुअल्टी हो गई। जितनी कैजुअलिटी उनकी इराक में डायरेक्ट ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म तो, या जो भी सन डेजर्ट स्टॉर्म, वो तो उन्होंने 5-6 दिन में डिक्लेयर कर दिया, खेल खत्म, हम जीत गए। उसके बाद जो 2 साल वो इराकियों ने जो उनको ब्लडी नोज दिया है, जो उनकी वो हालत खराब की है, कि उनको समझ में आ गया कि भैया ये खत्म करो ये तो अब आज की डेट में वो वाला वॉर नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि आपको चाहिए अलाइज। अमेरिका का एलाइज वेस्ट भी नहीं रहा आज की डेट में, नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो यूरोप में डिस्ट्रस्ट है अमेरिका को लेकर के, अमेरिका अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आप 8-10 साल बाद यू विल रिमेन अ पावर सेंटर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो इतना वीक होगा कि आपने, और उस वीक होते पावर का सबसे बड़ा एग्जांपल है रशियन सैंक्शन विच फेल्ड मिजरेबली। जो वेस्ट को ये था कि सारे फाइनेंशियल सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में वर्ल्ड ऑर्डर है, वो तो खत्म हो गया। इंडिया और चाइना, सिर्फ इंडिया और चाइना ने मिलकर रशिया को बचाया है। अगर ये दोनों कंट्री नहीं होते तो रशिया कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी कंट्रीज के पास इतना पैसा ही नहीं था वो डोल आउट कर सके रशिया को ये वॉर करने के लिए। लेकिन चूंकि इंडिया और चाइना दोनों पीछे नहीं हटे, वेस्ट को नाको चने चने पर चमाने पड़े कि भैया अब क्या करें। उनको पैसे की सप्लाई अनवरत चलती रही, उनको जितना जो वो बेचते थे यूरोप को, उससे ज्यादा इंडिया और चाइना ने खरीद के बराबर कर दिया। खेल ही खत्म हो गया। वो तो अल्टरनेट उनको वो खरीदना था ना, मतलब सॉरी अल्टरनेट मार्केट ढूंढना था। उन्होंने 25% डिस्काउंटेड ऑफर दिया, इंडिया ने लैपटॉप किया था, चाइना ने कहा हम तो आएंगे हैं, हमको भी दो। उनका मार्केट मिल गया। तो ये तो वही बात हुई कि 2 लोग जो सामान खरीदने आते थे, उन्होंने कहा हम नहीं खरीदेंगे सामान, तो भाई दुकान बंद करवा देंगे। 4 लोग और आ गए सामान खरीदने, उन्होंने कहा जो दे रहे हो। आप समझ रहे हैं? तो ये हुआ, तो वो कुछ फेल हो गया सबका सब ना। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम हो गया, बल्कि डी डॉलराइजेशन हो गया। डॉलर के ऊपर लोग टूट पड़े। लोगों को ये समझ में आया, ये बात बताओ भाई, तुम इराक में घुस गए, तुम अफगानिस्तान में घुस गए, तुमने लीबिया बर्बाद कर दिया, तुमने जो है ईरान बर्बाद कर दिया सैंक्शन लगा लगा के। तुमने इतना, तुम पे कौन सा सैंक्शन लगा? तुमने वॉर नहीं किए क्या? तुम शाम में ये सीरिया में वॉर कर रहे हो, वहां क्या हो रहा है? तुम हर जगह वॉर करो तो सही है भाई, ठीक है। अब ये रशिया ने कर लिया यूक्रेन का, तो वो भाई हाय तौबा हो गई, क्योंकि गोरा मर रहा है। तो भैया ये अरबियों की लाइफ ये कुत्ते से भी कम है, और गोरों की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग की लाइफ, इंडियंस की लाइफ और ये सब की लाइफ कोई नहीं है। नया जमाना भैया, एक एक लीबियन वैल्यूबल है, एक एक अफगानी वैल्यूबल है, एक एक इंडियन वैल्यूबल है, और एज वैल्यूबल एज गोरा है। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। तो आपको दुनिया ने तो समझ लिया कि भाई ये तो इनके डॉलर पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, इन्होंने तो फिर हमारे ऊपर चढ़ जाना है। तो दुनिया तो कहने लगी, ब्रिक्स में बात होने लगी कि भैया छोड़ो डॉलर को, आपस में ट्रेड करो, रुपए रूबल में करो। चाहे वो ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रुपए में और उसमें ट्रेड करने को तैयार है, बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने को तैयार है। वो तो ये तो बेसिकली वो हो गया ना, बैकफायर कर गया। ये तो सोचे थे कि हम हाथ मरोड़ देंगे, उल्टा हो गया। इंडिया ने हाथ मरोड़ दिया या दुनिया ने हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा डॉलर चाहिए ही नहीं, ले जाओ अपना डॉलर। आज डॉलर एक बड़ी वीक फुटिंग पे है क्योंकि लोगों ने बाईपास करना शुरू कर दिया है डॉलर को। सो आई मीन दिस शोज द चेंजिंग डायनामिक्स, और अमेरिका इस चेंजिंग डायनामिक्स में एक ट्रस्टेड अलाई जो कि सेम माइंडसेट है इंडियंस का और अमेरिकन का, फ्री सोसाइटी, फ्री इकोनॉमी और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड इंटरनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ बेस्ड कह लीजिए। वो चारों चीजें सेम वैल्यू सिस्टम है उन लोगों की। तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू एंग्विश इंडिया एनीमोर। तो ये डील शोज ओनली दैट। एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल में ये इसलिए इसके ऊपर डॉक्टर साहब से डिस्कशन की इस इशू के ऊपर कि आजकल हर कोई ये देख रहा है, दो यहाँ की जो मेजर पावर्स हैं, चीन और हिंदुस्तान, उनकी इकोनॉमीज भी है, डिफेंस भी है और बहुत सारी चीजें और भी है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ एशियन पावर्स है बल्कि वो ग्लोबल पावर्स में खड़ी है, नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 3 इकोनॉमीज में खड़ी है। तो ये वैसे नहीं आके खड़ी हो गई, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे काम हैं। अब दुनिया मेरे ख्याल में पहले चीन के साथ दुनिया जुड़ गई थी, लेकिन अब गालिबन ऐसा लगता है कि इंडिया में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, वो यूएस हो, यूरोप हो, वो मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या कोई और हो। हर कोई ये चाहता है कि यार हमें अगर अच्छी मार्केट, अच्छा स्किल्ड लोग, ये सारा कुछ मिल रहा है तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम कहीं और जाएं। वो अपनी जो जिसे कहते हैं बिजनेस है या जो कंपनीज है या जो सेटअप्स हैं या टेक्नोलॉजीज है, वो क्यों ट्रांसफर करने से रोकेंगे। खैर, एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।